चलिए ध्यान देंगे बालक, पिछले क्लास में हम लोग द्विविमीय गति के लिए विस्थापन का समीकरण निकाले थे, याद है? चलिए वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले डायग्राम देख लिया जाए। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा और यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु P था जिसका नियामक XY लिया गया था। इसके बाद यहां पर हमने लंब डाला था और आपको बताया गया था कि ये पॉइंट M है, जहां लंब डाले पॉइंट का नाम M ले लिया जाए। अब ये जो है X है, ये X अक्ष पे दूरी को व्यक्त करेगा और ये जो Y है ये Y अक्ष पर दूरी को व्यक्त करता है। ठीक है, तो अब बताइए कि X और Y इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा? R। आपको बताया गया था कि कोई व्यक्ति जो है पहले O से M आता है, फिर M से P आता है और इसका परिणामी कितना हो जाएगा? OP। याद है बालक? अब इसमें हम लोग विस्थापन का समीकरण निकाले थे सदिश के पद में और परिमाण के पद में। कितना आया था? तो ये आया था आपका वेक्टर R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही निकाले थे हम लोग और इसका नाम समीकरण 1 दिया गया था। याद है? फिर बताया गया था कि अगर परिमाण कह देगा, परिमाण, तो याद रखेंगे परिमाण में तीर नहीं होता है, आप जानते हैं। परिमाण हमेशा संख्या को व्यक्त करेगा और ये निकालने का तरीका था आपका x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर, और इसको समीकरण हम लोग कितना दिए थे? 2। ये था ना बालक? तो ये विस्थापन के लिए समीकरण था जो कि लैंग्वेज लिख चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 का अवकलन कर देंगे समय के साथ, और विस्थापन का अगर अवकलन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वेग। लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे समीकरण 1 का समय के सापेक्ष, समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर और डैश दे दीजिए। तो ध्यान देंगे बालक, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा dr अपॉन dt d एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बटा में dt। अब नियम क्या कहता है कि आप दोनों को x को y को अलग अलग कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? dr अपॉन dt, ये जो d है x के साथ गुना होगा तो dx अपॉन dt, बगल में i कैप, प्लस है तो प्लस ले लिए, फिर इस y के साथ ये हो जाएगा dy अपॉन dt और बगल में क्या होगा? j कैप। तो ये बताइए, आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है वेग क्या होता था? ds बटा dt। याद है? समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। तो यहाँ पर s नहीं लिख के हम लोग क्या लिखे हैं? r लिखे हैं। r मेरा विस्थापन है, तो क्या होगा? dr बटा dt को क्या कहा जाएगा? वेग कहा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ हम लोग परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर जो आप dr अपॉन dt लिखे हैं इसको भी लिखा जाएगा, ई वेग होगा। और ये भी क्या है? विस्थापन है। किस अक्ष पर? x अक्ष पर। तब विस्थापन बटा समय क्या होगा? वेग। और जानकारी के लिए कि सर x अक्ष पर है, हम लोग x लिख दिए और यहाँ पर इसका डायरेक्शन कौन बताएगा? i कैप। अब ये विस्थापन बटा समय वेग होगा और किस अक्ष के लिए होगा? y अक्ष के लिए। तो ये हो गया vy और बगल में j कैप। इसको समीकरण नंबर कितना कर लेंगे? 3। पीछे 2 था, ये 3। अभी रुक जाइए। अब ये जो आप वेग निकाले हैं ये परिमाण के रूप में है कि सदिश के रूप में? सदिश के रूप में। अब कहा जाएगा परिमाण निकालिए। तो याद रखेंगे, अगर परिमाण के रूप में लिखना होगा, परिमाण के रूप में
तो v बराबर vx का नाम क्या है, vx का नाम वेग का x घटक, vy का नाम क्या है, वेग का y घटक। तो अब ये क्या होगा बालक, परिमाण क्या पढ़े हैं, तो आप कहिएगा कि अंडर रूट वेग का x घटक का स्क्वायर और वेग का y घटक का स्क्वायर का योगफल होगा। इसको समीकरण कितना दे दे बालक, 4। तो याद रखेंगे ई जो है सदिश के रूप में है और जो अभी निकाले हैं किसमें है, परिमाण के रूप में। अब कोई पूछ देगा कि बताइए Vx क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं कि जहां Vx बराबर ये होगा वेग का x घटक, वेग का x घटक और Vy क्या है, इसको बोलेंगे वेग का y घटक। हो गया बालक, चलिए तो आप लिख लीजिए, तो इसको यहां से पूरा कंप्लीट यहां तक लिख लेंगे। हो गया बालक, बोला जाए, यहां तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। अब ये बताइए कि समीकरण 3 और 4 क्या है, तो आप कहिएगा द्विविमीय गति के लिए वेग का व्यंजक है, इस सदिश के रूप में और ये परिमाण के रूप में। लिखा जाए लैंग्वेज, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4, समीकरण 3 तथा 4, समीकरण 3 तथा 4 द्विविमीय गति के लिए, समीकरण 3 तथा 4 द्विविमीय गति के लिए, द्विविमीय गति के लिए, द्विविमीय गति के लिए वेग का आवश्यक व्यंजक है, द्विविमीय गति के लिए वेग का आवश्यक व्यंजक है, वेग का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक, चलिए अब त्वरण निकालना है, क्या किया जाए, तो वेग का अवकलन कर देंगे, कारण तो याद कीजिए त्वरण बराबर क्या पढ़े थे, तो dv बटा dt, तो पहले ही से v है हमारे पास, तो d अपॉन dt कर देंगे। तो याद रखेंगे वेग का अवकलन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, लिखेंगे समीकरण 3 का समय के सापेक्ष, समीकरण 3 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर
समीकरण 3 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखा जाए बालक, तो 3 में था भी आपका, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt और ये हो जाएगा d v x i कैप प्लस v y j कैप अब बटा में कितना dt। अब इसको अलग अलग आप कर लीजिए, तो dv अपॉन dt और ये कितना होगा अलग करेंगे तो d vx अपॉन dt i कैप y के साथ d vy अपॉन dt और ये g कैप। अब ये बताइए कि वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण। अब ये भी त्वरण होगा लेकिन किस अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए। तो अब एरो देंगे तो यहाँ डायरेक्शन नहीं होगा और डायरेक्शन देंगे तो एरो नहीं होगा। ये क्या होगा, त्वरण किसके लिए, वाई अक्ष के लिए, और डायरेक्शन कितना होगा जे कैप। समीकरण नंबर पीछे कितना था, 4 था ना, ये 5। अभी रुक जाएंगे। अब आपसे कहा गया परिमाण के रूप में लिखिए, तो अभी तो आपको सिखाया है परिमाण निकालने का तरीका। तो ये हो जाएगा परिमाण के रूप में त्वरण कितना होगा बालक, तो a इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना दिया जाए, 6। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि बताइए एक्स का नाम क्या है, तो आप कहिएगा कि सर एक्स जो है ये डीवी एक्स अपॉन डी टी है और इसको कहा जाएगा त्वरण का एक्स घटक, त्वरण का एक्स घटक। इसके बाद अगर पूछा जाए ए वाई क्या है, तो डी वी वाई अपॉन डी टी और इसको क्या कहेंगे, त्वरण का वाई घटक। चलिए इसको पूरा लिख लेंगे बालक। हो गया बालक। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले थे, विस्थापन। विस्थापन का अवकलन कर दिए तो वेग निकल गया और वेग का अवकलन कर दिए तो त्वरण निकल गया। अब यहाँ पे 2 लाइन लिख के इसको समाप्त कर लेंगे।
बोला जाए, लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6, समीकरण 5 तथा 6, समीकरण 5 तथा 6 द्विविमीय गति के लिए, समीकरण 5 तथा 6 द्विविमीय गति के लिए, द्विविमीय गति के लिए त्वरण का, द्विविमीय गति के लिए त्वरण का आवश्यक व्यंजक है, द्विविमीय गति के लिए त्वरण का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक। अब बताइए ये किस रूप में है? सदिश के रूप में, और ये किस रूप में है? परिमाण के रूप में। क्वेश्चन बनाना होगा तो हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि परिमाण देता है, और ये निकाले थे एक बार पहले कहां पर? सदिश में। चलिए यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे नोट लिखना होगा बालक, नोट नंबर 1 करके लिखेंगे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखेंगे द्विविमीय गति के लिए, द्विविमीय गति के लिए, द्विविमीय गति के लिए। तब बताइए द्विविमीय का मतलब कि आप दो अक्ष पे चल रहे हैं, x पे और y पर, तो आपको x का अलग सब समीकरण निकालना होगा और y का सारा समीकरण आप अलग निकालिएगा। तो अब इसमें a नंबर में लिखा जाए, a करके लिखेंगे पिंड के, a नंबर में लिखेंगे पिंड के x घटक के लिए, पिंड के x घटक के लिए, x घटक के लिए गति का, x घटक के लिए गति का समीकरण, पिंड के x घटक के लिए गति का समीकरण। कोई दिक्कत बालक? तो गति का कितना समीकरण होता है? 3। देखिए सामने वहां दिख रहा होगा, ठीक है, अंडर ग्रेविटी वाला है लेकिन वही 3 है। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए इधर पहला का नाम क्या है? v बराबर u प्लस at, याद है? इस सिद्ध कराए थे, प्रूफ कराया गया था। तो ये बताइए आप कौन अक्ष के लिए निकालने वाले हैं? x के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बालक? ये होगा vx बराबर ux प्लस xt, समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम लोग क्या किए हैं कि सब में x लगा दिए हैं। कहिएगा सर x का मतलब बताइए। तो x अक्ष पर पिंड का अंतिम वेग, x अक्ष पर पिंड का प्रारंभिक वेग, x अक्ष पर पिंड का त्वरण। अब कहिएगा टाइम में आप नहीं लगाए हैं, तो टाइम सबके लिए होता है, वो एक्स वाई के लिए नहीं होता है, सबके लिए एक समान होता है, इसीलिए टाइम में आप एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे। कोई दिक्कत बालक? तो एक्स से क्या मालूम चलेगा कि सब एक्स अक्ष के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ये एक्स अक्ष के लिए ही लिया गया है। चलिए दूसरा समीकरण क्या था? दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है बालक? अब बताइए आप अगर एक्स अक्ष पे चलिएगा तो आप दूरी को कैसे लिखिएगा? एक्स से लिखेंगे। डायग्राम में देख लीजिए, हम लोग डायग्राम शुरू में बनाए थे तो एक्स अक्ष पे चल रहे थे तो दूरी को कैसे लिख दिए थे? एक्स पर। वाई अक्ष पर चलेंगे तो दूरी को कैसे ले लेंगे? वाई से। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण में ये एस क्या है? दूरी है। तो जब आप एक्स अक्ष पे चल रहे हैं तो इस एस को किस में बदल देंगे? एक्स में। वेग क्या होगा? यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। टाइम में याद रखिएगा आपको एक्स वाई ये सारा कुछ नहीं ऐड करना है, ये हो जाएगा समीकरण 2। कोई दिक्कत बालक? एक तीसरा भी है, तीसरा समीकरण देखा जाए, ये है आपका वी ए स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x
इंटू एक्स, क्योंकि एक्स दूरी है हमारा, इस समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। चलिए ए नंबर तो लिख चुके हैं, इसके नीचे 1, 2 और 3 लिखिए। ये हम एक अक्ष के लिए समीकरण बना रहे हैं बालक। तो याद रखना होगा कि जब एक शख्स के लिए आप लिखिएगा तो दूरी को हम लोग x से ही लिखेंगे, और जहां जहां u भी रहेगा, a रहेगा, वहां पर x यूज करेंगे। इससे मालूम चलेगा कि एक शख्स के लिए लिख रहे हैं हम लोग। हटा दे इसको, तीसरा भी लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए बालक। अब यहाँ पे b लेंगे, तो बताइए किसके लिए? तो पिंड के y घटक के लिए गति का समीकरण। x वाला तो हो गया, लिखेंगे b नंबर में। पिंड के b नंबर में लिखा जाए पिंड के y घटक के लिए, पिंड के y घटक के लिए, y घटक के लिए गति का समीकरण, पिंड के y घटक के लिए गति का समीकरण। अब ये कितना होगा? तो देखिए अब इसको 4 नंबर ले लेंगे, क्योंकि टोटल 6 होगा, 3x के लिए 3y के लिए। तो अब इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो 4 ले लेंगे। तो 4 में क्या होगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बताइए y अक्ष के लिए है, तो क्या यहाँ पर vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 4। अब कोई पूछेगा vy क्या है, तो आप कहेंगे y अक्ष पर पिंड का अंतिम वेग। uy क्या है? तो y अक्ष पर पिंड का प्रारंभिक वेग। ay क्या है? y अक्ष के लिए पिंड का त्वरण, और t तो समय है आपका। चलिए एक और लिख लेंगे यहाँ पे 2 नंबर में, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये y में कन्वर्ट हो जाएगा, और यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये समीकरण 5 होगा। तो याद रखेंगे इस को हम लोग y में बदल लिए हैं, लिख लीजिए। तो इसको, तो ये जो हमने निकाला, ये सारा y घटक के लिए गति का समीकरण हम लोग निकाले हैं, कि अगर हमको y अक्ष केवल लेना होगा तो इसी तरीके का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कोई दिक्कत बालक? ये 5 हो जाएगा ना जी।
4 था तो ये 5 होगा ना, सुधार लीजिएगा। तो 4 लिए हैं तो ये 5 कर लीजिएगा। वो नहीं, कहाँ पर बालक? ये x नहीं है, गुना है। आप इसको हटा भी सकते हैं, ये x नहीं है बालक, ये गुना में रखे हम लोग। अगर लग रहा है कि x है तो इसको हटा दीजिए। इसको क्या लिख लेंगे? a/t, बस। इसमें x कहीं हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि y x के लिए हम लोग लिख रहे हैं। और कोई दिक्कत बालक? आगे बढ़ा जाए। चलिए 6 नंबर में एक लास्ट बच गया है, s बराबर कितना? ut प्लस हाफ at²। याद है? हो गया है। तो एक और बच गया लास्ट में, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। इसको कितना लिख दे बताइए? vy² इक्वल टू uy² प्लस 2ay इंटू y। समीकरण नंबर 6 लिख लीजिए तो बालक। हो गया। तो जितना आप 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, ये सब द्विविमीय गति के लिए गति का समीकरण है। तो एक x पर होगा, एक y पर। यहां तक हो गया। इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 5 तथा 6। समीकरण 1 2 3 4 5 तथा 6 द्विविमीय गति के लिए, द्विविमीय गति के लिए, द्विविमीय गति के लिए x घटक तथा y घटक के पद में, द्विविमीय गति के लिए x घटक तथा y घटक के पद में, x घटक तथा y घटक के पद में आवश्यक व्यंजक है, x घटक तथा y घटक के पद में आवश्यक व्यंजक है। कोई दिक्कत बालक? समझ में आ रहा है? तो जब x लेना होगा तो x वाला समीकरण बनाएंगे, जब y वाला लेना होगा तो y वाला समीकरण बनाएंगे। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हेडिंग दिया जाए। अब आगे हेडिंग क्या होगा? तो आगे हेडिंग होगा प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग दिया जाए प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग देंगे वाला प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन। हो गया बालक? अब ये क्या है तो देखिए इसका एग्जाम्पल। जब किसी पिंड को XY तल में किसी कोण से प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का गति प्रक्षेप गति कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाया गया था कल। ये आपको बताया था कि ये जो गति आप देख रहे हैं ये सब प्रक्षेप गति का एग्जाम्पल है। ठीक है? कारण क्या है कि आप किसी पिंड को, ध्यान देंगे, x और y, तो ये दोनों से मिलकर जो बना है XY तल है। तो XY तल में आप किसी पिंड को प्रक्षेपित कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। और याद रखेंगे पिंड का नाम प्रक्षेप पिंड होगा। ठीक है? और ये जो गति आप देख रहे हैं इस गति का नाम होता है प्रक्षेप गति। ठीक है? कोई पिंड को हम यहाँ से उठाए और इस तरीके से क्षैतिज के साथ कुछ कोण पर क्या कर दिए? फेंक दिए वाले। ठीक है? तो ये जो गति होता है ये प्रक्षेप गति कहलाता है। यहाँ से फेंके और पिंड वहां चला गया। कोई दिक्कत? अब बताइए, आप अगर सतह से जमीन पर से फेंकिएगा तो कोण किसके साथ बनेगा? क्षैतिज के साथ बनेगा।
तो इसमें बहुत कुछ सीखना होता है बालक। ठीक है, यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ से अगर फायर किया जा रहा है तो गोला कहीं जाके उधर गिर रहा है। तो याद रखेंगे इसमें बहुत कुछ पॉइंट होता है। पहले तो हम लोग प्रक्षेप गति को समझेंगे, इसमें बहुत सारा पॉइंट होगा। पॉइंट क्या होगा? तो पॉइंट होता है प्रक्षेप बिंदु होता है, प्रक्षेप कोण होता है, प्रक्षेप वेग होता है, क्षैतिज परास होता है, महत्तम ऊंचाई, इसमें बहुत सारा पद होता है जो कि हमको समझना होगा। तो याद रखेंगे कोई भी ऐसा गति जिसमें पिंड जो है परवलयाकार पथ बनाता है, इस तरीके का रास्ता बनाता है, वो गति क्या कहलाएगा? प्रक्षेप गति। तो लिखा जाए, जब कोई पिंड, परिभाषित करेंगे, लिखेंगे जब कोई पिंड लंबवत दिशा में, जब कोई पिंड लंबवत दिशा में, जब कोई पिंड लंबवत दिशा में किसी बिंदु से, जब कोई पिंड लंबवत दिशा में किसी बिंदु से, किसी बिंदु से किसी कोण पर, किसी बिंदु से किसी कोण पर, किसी बिंदु से किसी कोण पर, किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, किसी बिंदु से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो पिंड एक समान, तो पिंड एक समान गुरुत्व के अधीन, तो पिंड एक समान गुरुत्व के अधीन, तो पिंड एक समान गुरुत्व के अधीन पुनः पृथ्वी की सतह पर, पिंड एक समान गुरुत्व के अधीन पुनः पृथ्वी की सतह पर, पुनः पृथ्वी की सतह पर वापस लौट आता है, पुनः पृथ्वी की सतह पर वापस लौट आता है, पुनः पृथ्वी की सतह पर वापस लौट आता है। अतः पिंड की ऐसी गति, अतः पिंड की ऐसी गति को, अतः पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है, अतः पिंड की ऐसी गति को, पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है, प्रक्षेप गति कहा जाता है। कोई दिक्कत बालक? क्लियर है? तो बस यहीं रोकते हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे हम, ठीक है? तो यहीं पे रोक दिया जाए और बाकी की पढ़ाई अगले क्लास में। तो कल भी आपको इसी टाइम में आना है, क्लियर है? बस रोक दीजिए। और ये वीडियो हम डाल देंगे, जिनका छूटा होगा, हाँ बंद कर दो, ऑफ कर दो इसको।